हेलो एवरीवन, आई एम अजय गंगवार वर्किंग इन ओएनजीसी एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। इंडियन ऑयल और आईओसीएल, आईओसी फुल फॉर्म बोले तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक महारत्ना कंपनी। आई थिंक सब लोग इसका नाम जानते होंगे, चाहे वो पढ़ा हुआ आदमी हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, क्योंकि आपने अपने सिटी और अपने गांव के आसपास में पेट्रोल पंप तो आईओसीएल के देखे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री क्या थी, कि बेसिक से कैसे ये कंपनी बनी और आज इतनी बड़ी इस मुकाम पे कैसे पहुंची है, क्या क्या इसके अप्स एंड डाउन थे, ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे इसके जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज क्या क्या हैं, उनके बिजनेस क्या क्या हैं, देन इनके एसेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, देयर परफॉर्मेंसेस, देयर रिफाइनरीज, देयर पाइपलाइंस, ऑल दीज थिंग्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक स्टूडेंट के लिए इंडियन ऑयल, स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, चाहे वो डिग्री होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो, आईओसीएल एक ड्रीम जॉब होता है। तो मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हाउ टू गेट इनटू द इंडियन ऑयल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। इंडिया की बिगेस्ट डाउनस्ट्रीम कंपनी, और हम कह सकते हैं इंडिया का ऑयल जायंट की शुरुआत जो हुई थी वो 1959 में हुई थी बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड। Then 1960 में फर्स्ट इम्पोर्ट ऑफ 11,390 टन्स ऑफ डीजल received from रसिया एट द बॉम्बे। Then 1962 में गुवाहाटी रिफाइनरी was inaugurated by जवाहरलाल नेहरू, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Then 1964 में ही क्या हुआ कि इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल कंपनी was merged एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड was demerged। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जन्म जो है वो 1964 में हुआ। द 1965 में बरौनी रिफाइनरी वॉज इनाग्रेटेड। 1966 में कोयली रिफाइनरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन। 1967 में हल्दिया बरौनी पाइपलाइन वॉज कमीशनड। 1972 में सर्वो लुब्रिकेंट वॉज लॉन्च्ड। द 1975 में हल्दिया रिफाइनरी वॉज कमीशनड। And in the same year, the world's highest altitude rated outlet, that is petrol pump, खोला गया लेह में। The 1981 में डिगबोई रिफाइनरी and Assam Oil Company was vested in the Indian Oil Company and becomes Assam Oil Division. Then 1983 में मथुरा रिफाइनरी was commissioned. 1995 में Indian Oil Institute of Petroleum Management at Gurgaon was inaugurated. Now it's Gurugram. Again 1995 में लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स वॉज डन ऑन BSE। 1998 में पानीपत रिफाइनरी वॉज कमीशनड। 1998 में ही पेट्रोनेट LNG लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द इंडियन ऑयल, BPCL, गेल एंड ONGC। अगेन 1999 में विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स वॉज अडॉप्टेड इन इंडियन ऑयल फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड 2000 में जो है इट वॉज अ लैंडमार्क ईयर फॉर इंडियन ऑयल बिकॉज टर्नओवर वॉज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़। 2001 में डिगबोई रिफाइनरी हैज़ completed 100 years of operation, and then in the same year Chennai Petroleum Corporation Limited and Bongaigaon Refinery became this subsidiary companies of Indian Oil. Then 2001 में Indian Oil Mauritius Limited company was inaugurated as first ओवरसीज सब्सिडरी ऑफ इंडियन ऑयल। सो दिस वॉज द ब्रीफ हिस्ट्री, और अब से लेके अब तक का जो सफ़र था वो थोड़ा सा मैंने इसमें बताया, बाकी हम आगे बात करते हैं। अगेन हम लोग बात करते हैं सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स। सब्सिडरीज आर 8, जॉइंट वेंचर्स आर 24। अब हम लोग सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर्स में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है कि कंपनी हैव पेरेंटल कंट्रोल। ठीक है, लाइक उनके फाइनेंसेस, उनके जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो ये कंपनी लेगी। जॉइंट वेंचर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी के शेयर्स हैं उस कंपनी में, बट दे डू नॉट हैव पेरेंटल कंट्रोल ऑन दैट कंपनी। अभी हम लोग देखते हैं टोटल सब्सिडरी 8 हैं, वो कौन कौन सी हैं। देखिए, इंडिया में सिर्फ एक ही है, दैट इज़ चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये मर्ज करके बनाई गई थी, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में बताया। बाकी जो 7 सब्सिडरी कंपनीज बची, दीज आर बेस्ड इन फॉरेन। देख सकते हैं आप लोग, इंडियन ऑयल मॉरिशियस लिमिटेड IOML, जो मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था। लंका IOC श्रीलंका, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मार्केटिंग ऑफ POL प्रोडक्ट्स। POL का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम, ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। IOC मिडिल ईस्ट, IOC स्वीडन, IOCL USA,
इंड ऑयल ग्लोबल, वीवी नीदरलैंड्स, ठीक है, IOCL सिंगापुर। सो दीज आर दी सब्सिडरी कंपनीज। अगेन हम लोग बात कर लेते हैं जॉइंट वेंचर्स की। तो जॉइंट वेंचर्स 24 हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से जॉइंट वेंचर्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन ऑयल के बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस में सबसे मेन जो इनका काम है दैट इज़ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोग रिफाइनरी के बारे में जानेंगे। देखिए इनके पास 10 रिफाइनरी हैं, टोटल इंडिया में 32% इनका रिफाइनिंग का शेयर है। देखिए रिफाइनरी का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, नहीं तो मैं ब्रीफली बता दूं तो रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है टू द एंड प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, SKO, ATF, ये सारी चीज़ें रिफाइनरी में बनती हैं, और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब इनकी रिफाइनरी की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है। डिगबोई रिफाइनरी जो कि ओल्डेस्ट रिफाइनरी थी, ठीक है, मोर देन 100 ईयर्स इसको हो गए, इवन 110 साल के आसपास हो गया इसको। द नेक्स्ट गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, बोंगाईगांव रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी, CPCL चेन्नई रिफाइनरी। ये CPCL मैंने जो आपको हिस्ट्री में बताया था वही कंपनी है। अगेन हम बात करें तो IOCL की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, तो आप बोलोगे पारादीप रिफाइनरी कैपेसिटी वाइज, एरिया वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, कैपेसिटी वाइज बता रहा हूँ, दैट इज़ पारादीप रिफाइनरी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट देयर पाइपलाइन डिवीज़न। देखिए कोई भी ऑयल कंपनी है, इट यूजेस 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ बाय रोड, बाय रेल एंड बाय शिप एंड थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन जो होता है, थ्रू पाइपलाइन जो है, इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब पाइपलाइन बढ़ती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, एक्वायरेशन ऑफ लैंड एंड इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक बार पाइपलाइन जब बढ़ जाती है तो मिनिमम मेंटेनेंस होता है और सबसे ज़्यादा सेफ ट्रांसपोर्टेशन का मोड जो है पाइपलाइन ही है। तो हर एक कंपनी चाहती है कि ये मैक्सिमम अपना प्रोडक्ट जो है वो बाया पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जितनी भी आप ऑयल कंपनीज ले लो, ठीक है, उनका क्या है, पाइपलाइन डिवीज़न एक सेपरेट है बना हुआ, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है ओनली ऑन द पाइपलाइंस। तो अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल के पास बहुत सारी पाइपलाइंस हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस के बारे में। देयर आर 3 पाइपलाइंस विच यूजेस टू ट्रांसपोर्ट दी क्रूड ऑयल। पहला जो है, जो कि सबसे बड़ी भी है, दैट इज़ सलाया मथुरा पाइपलाइन, SMPL। इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 2660 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे लॉन्गेस्ट pipeline of crude is Salaya Mathura pipeline, SMPL, that originates from Salaya, Jamnagar and brings crude oil to कोयाली रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी एंड पानीपत रिफाइनरी, ठीक है। इतना कुछ याद करने की नीड नहीं है, बस आप ये याद कर लो कि सलाया मथुरा पाइपलाइन SMPL, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाइपलाइन ऑफ IOCL। सेकेंड वन इज़ पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन, PHBPL। इसकी लंबाई है 1447 किलोमीटर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पारादीप उड़ीसा एंड ब्रिंग्स क्रूड ऑयल टू हल्दिया बरौनी एंड बोंगाईगांव रिफाइनरीज। थर्ड वन इज़ मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन, MPPL। लंबाई है 1194 किलोमीटर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुंद्रा गुजरात एंड ब्रिंग्स क्रूड ऑयल टू पानीपत रिफाइनरी, ठीक है। तो ये जो तीन पाइपलाइन जो बताई मैंने, दीज 3 पाइपलाइंस आर ओनली टू ट्रांसपोर्ट द क्रूड ऑयल। बाकी IOCL के पास ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ 3 पाइपलाइंस ही हैं, इंटरसिटी को जोड़ने के लिए भी बहुत सारी पाइपलाइंस इनकी होती हैं, ठीक है। मैंने उनकी बात नहीं की है, बस मैंने क्रूड ऑयल पाइपलाइंस की बात की है, विच आर लॉन्गेस्ट ऑल्सो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अबाउट देयर पेट्रोकेमिकल डिवीज़न। देखिए पेट्रोकेमिकल्स डिवीज़न जो है इंडियन ऑयल का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका मार्केट शेयर 20% से भी ज़्यादा है इंडियन ऑयल में। अब देखो पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे चीज़ें ये लोग बनाते हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि जितने भी इनके लूब ऑयल्स जो होते हैं, लाइक ब्रेक ऑयल हो गया, आपका इंजन ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, और बहुत सारे टाइप के ऑयल आते हैं, वो सब इनमें आते हैं, ये बनाते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल बनाते हैं जिनसे बाद में क्या है बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो पेट्रोकेमिकल्स डिवीज़न है, इट ऑपरेट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ प्रोपेल, ठीक है। अभी ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, एक वीडियो है वो आप देखो, उससे आपको आइडिया आएगा कि पेट्रोकेमिकल से क्या क्या चीज़ बन सकती है।
देखिए ये वीडियो में आप जो इन्होंने दिखाया ना वो सब चीज़ें पेट्रोकेमिकल से बन सकती हैं। जैसे देखो रॉ मटेरियल जो होता है वो इन ग्रैनुअल्स के फॉर्म में होता है, जो कि मोस्टली ये नैप्था से बनाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नैप्था यूज़ होता है। देखो ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये सब चीज़ बन सकती हैं। ये जो वॉशिंग मशीन का जो ट्रांसपेरेंट कवर था, या आपका लंच बॉक्स हो गया, या कीबोर्ड के कीज़ हो गई, या लगेज हो गया आपका, ठीक है, ये जो प्लास्टिक की ये आइटम्स हो गए आपके, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी जैसे हेडलाइट्स हो गई कार की, ठीक है, केबल्स हो गए, ये इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जो है इन सब से बनती हैं, ठीक है। जैसे ये स्टोरेज टैंक हो गए, ठीक है, पेंट्स हो गए, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें लगने वाली होती हैं वो सब बनती हैं, ठीक है। घड़ी के आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, या हमारा क्या हो गया कि पैकिंग वाले जो आइटम्स होते हैं वो सब हो गए। सो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो इनका प्लांट है दैट इज़ लीनियर अल्काइल बेंजीन प्लांट, लैब प्लांट है विच इज़ इन द गुजरात रिफाइनरी। ये क्या करता है, कैरोसिन से बनाता है लैब मीन्स लीनियर अल्काइल बेंजीन को, ठीक है। तो इस टाइप का प्लांट डिज़ाइन किया है कि उसमें इनपुट जो रहता है दैट इज़ कैरोसिन एंड द आउटपुट जो इनका होता है दैट इज़ LAB। ये LAB जो होता है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट। वो जो सर्फ एक्सेल, घड़ी, निरमा इस टाइप के होते हैं उनके लिए रॉ मटेरियल LAB यूज होता है, ठीक है। अब कैरोसिन की बात करें तो ये क्या होता है, देखो कैरोसिन आजकल के टाइम में डिमांड इसकी बहुत कम हो गई है, ठीक है। पहले की आज से 20 साल पहले बहुत डिमांड ज़्यादा थी, बिकॉज ये स्टोव्स में यूज़ होता था, और सेकेंडली कुछ इंजन्स ऐसे होते थे जिसमें ये यूज़ करते थे गांव में लोग। लेकिन अभी आज के टाइम पे क्या है, स्टोव तो आई थिंक ऑब्सोलीट हो चुका है, तो कैरोसिन की डिमांड कम हो गई है। तो मार्केट में कैरोसिन एज अ फ्यूल बहुत कम बिकता है। तो क्या होता है, ये लोग इसको हम लोग एज अ डिफरेंट थिंग यूज़ कर रहे हैं कि इससे कुछ और बना रहे हैं ताकि वो हमारा कुछ और बनाने में यूज़ हो, ठीक है। इससे बनाते हैं LAB देन अगेन फर्दर यूज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट। सेकेंड इनका प्लांट है दैट इज़ पैराक्साइलिन एंड प्यूरिफाइड टेरिथैलिक एसिड PX/PTA, पानीपत रिफाइनरी में इसको लगाया गया। यहाँ क्या होता है कि नैप्था इज क्रैक्ड इनटू द PX/PTA एंड दिस इज़ यूज टू प्रिपेयर एज अ कोटिंग रेजेंस। देखो कोटिंग आपको पता ही होगा बहुत जगह यूज़ होता है आजकल के टाइम पे। आप देखो कार के ऊपर ही बहुत सारी आती हैं कोटिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर हमें कोटिंग करनी पड़ती ताकि रेस्टिंग ना हो उनकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नैप्था के बारे में बताऊँ तो नैप्था क्या होता है, नैप्था जो है किसी भी रिफाइनरी में सबसे टॉप पे मिलता है। देखो कोई भी रिफाइनरी का जो कॉलम होता है उसमें क्या होता है, डेंसिटी वाइज उनका जो है सेग्रीगेशन होता है। देखो जो सबसे लाइटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर होगा, उससे हैवी उससे नीचे, उससे हैवी उससे नीचे, और सबसे हैवी सबसे नीचे। तो नैप्था जो होता है ये पेट्रोल से भी लाइटर होता है, तो इसलिए ये सबसे टॉप पे मिलता है। अब नैप्था के साथ प्रॉब्लम ये है कि एज अ फ्यूल ये यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से एज अ फ्यूल यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है, ये इसको नैप्था को लाइक इट इज़ यूज टू मेक मैनी केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। अब नैप्था के बारे में आपको बताऊं तो नैप्था का एप्लीकेशन एक और होता है। नैप्था जैसे आपने देखा होगा जो लाइटर होता है, लाइटर के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, तो ये क्या होता है, वो नैप्था होता है। और नैप्था इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि आप सर्च करना है इसको तो आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा मिल जाएगा कि इन्हें क्या कर रहा है, बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में नैप्था को भर के रखा है, ढक्कन खोल दिया है, उसकी जो फ्यूम्स मतलब इतना हाईली वॉलेटाइल होता है कि आप अगर माचिस जलाओगे ऊपर से जो बॉटल के ढक्कन पे, ठीक है, तो वहाँ भी आपको आग दिख जाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अभी नेक्स्ट इज नैप्था क्रैकर प्लांट इन पानीपत, ठीक है। नैप्था क्रैकर प्लांट इन पानीपत देखो अगेन है, क्योंकि नैप्था का क्या होता है, नैप्था और एसक्यू जो होते हैं दीज आर नॉट यूज एज अ फ्यूल। तो इनका क्या किया है, इनको अगेन फर्दर कुछ केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें नैप्था क्रैकर प्लांट में आप देखो इट इज़ यहाँ से बना रहे हैं पॉलीप्रोपाइलीन यूनिट है जो बनाएगी पॉलीप्रोपाइलीन, SDP, स्विंग यूनिट, मोनो इथाइलिन ग्लाइकॉल, ब्यूटाडीन यूनिट, ब्यूटीन यूनिट, इथाइलिन यूनिट, प्रोपाइलिन यूनिट, बेंजीन यूनिट एटसेट्रा। तो क्या होगा वहाँ पे बहुत सारे टावर्स होंगे, बहुत सारे प्रोसेस
डायग्राम होंगे जिसमें क्या होगा, नैप्था जो है इनपुट रहेगा और आउटपुट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये एसडीपी और जो आपका पॉलीप्रोपाइलीन है, ये सब क्या प्लास्टिक्स हैं लगभग, तो इनका यूज़ फूड पैकेजिंग में रहता है। ट्रांसपोर्टेशन के कंटेनर्स जो बनाए जाते हैं, जैसे दूध वाले आपने देखे होंगे, वो ब्लू कलर के जो होते हैं, या फिर कहते हैं कि लूब ऑयल के स्टोरेज टैंक्स होते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं, या कोई केमिकल आप लेके आओ, वो क्या होता है, प्लास्टिक के टैंक्स में मिलता है। दीज आर द ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स हो गए। फिर उसके बाद हैवी ड्यूटी क्रेट्स हो गई, जैसे सब्जी वाला जो लेके आता है क्रेट, जो उसकी रहती है सब्जी वाले की या फल वाले की, उस टाइप की क्रेट्स हो गए। प्रेशर पाइप्स हो गए, प्लास्टिक के आजकल बहुत जगह पाइप्स यूज़ होते हैं, बहुत जगह मोस्टली आजकल प्लास्टिक के ही होते हैं यूज़, क्योंकि प्लास्टिक के पाइप में एडवांटेज ये है कि उसमें क्या है, रस्टिंग नहीं होने वाली है, तो इसकी लाइफ ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेटल पाइप्स, और सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट इन पारादीप। यहाँ क्या करते हैं ये लोग, पॉलीप्रोपाइलीन बनाते हैं फ्रॉम इंडमैक्स। देखिए इंडमैक्स इज़ द टेक्नोलॉजी विच इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन ऑयल इन द कोलैबोरेशन ऑफ वन मोर कंपनी। तो इंडमैक्स अल्टीमेटली इनने इंडमैक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप क्यों किया, देखो क्योंकि क्या होता है, हैवी ऑयल जो है, जो रिफाइनरी में सबसे नीचे मिलता है, उसकी क्रैकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। देखिए होता क्या है कि देखो हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो आप इतने टेम्परेचर तक, हम क्या करते हैं अलग अलग टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं, ताकि क्या हो कि जैसे मान लो सपोज़ मेरी एलपीजी की मैं करूँ बात, तो एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है 60-40 के रेशियो में। तो आप क्या करो, जितना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का, उतने पे हीटिंग आप करोगे तो क्या होगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन ही क्या होगा, अपना फेस चेंज करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली इस टाइप से, मतलब दैट इज़ द गेम ऑफ टेम्परेचर। पूरी की वो रिफाइनरी में जो कॉलम्स, जो प्लेट्स लगी होती हैं, अलग अलग प्लेट में अलग अलग प्रोडक्ट में मिलता है, तो वो बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस होती हैं। लेकिन हैवी ऑयल्स में क्या होता है, क्रैकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर चाहिए और कुछ अलग ही डिज़ाइन चाहिए रिफाइनरी का। अब रिफाइनरी के बारे में आपको बताऊँ तो क्या होता है, कोई भी रिफाइनरी डिज़ाइन की जाती है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ पर्टिकुलर क्रूड ऑयल। एक पर्टिकुलर टाइप के क्रूड ऑयल के लिए ही वो रिफाइनरी डिज़ाइन है। अगर ये क्रूड ऑयल का टाइप आपने चेंज कर दिया तो ये क्रूड ऑयल इस रिफाइनरिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यू हैव टू चेंज योर प्रोसेस ऑफ रिफाइनरी, ठीक है। तो इंडमैक्स जो हैवी ऑयल है वो उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इन्होंने क्या किया, इंडमैक्स टेक्नोलॉजी बनाई और उससे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये केमिकल बना रहे हैं। इनका भी बहुत जगह यूज़ है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, पाइपिंग, फूड कंटेनर्स, क्लियर प्लास्टिक बैग्स, रोप्स, कारपेट्स, कॉन्क्रीट, रीइंफोर्समेंट्स एटसेट्रा, ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो। तो आप समझ लो कि जितनी भी प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लगभग वो बनती किससे है, इन पेट्रोकेमिकल कंपाउंड से ही बनती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो नैफ्था से ही बनाए जाते हैं। आप देखो ये जो नैफ्था वाला है, इसमें ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं, दीज ऑल आर प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं नैफ्था से। अब हम लोग बात करते हैं इनके अदर बिजनेस के बारे में। देखिए मैंने आपको अभी तक 3 बिजनेस जो मेन है वो बताए, रिफाइनरी, पाइपलाइन एंड पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। अभी इस दिन का एक और है, दैट इज मार्केटिंग डिवीजन। मार्केटिंग डिवीजन में क्या है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ बना रहे हैं। मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इनके बहुत जगह ऑफिसेस रहते हैं, ठीक है, वो सब मार्केटिंग के अंडर में आता है। और डिपो भी रहते हैं बहुत जगह, बॉटलिंग प्लांट्स, डिपो, इस टाइप की चीज़ें, दीज ऑल्सो कम्स अंडर दी मार्केटिंग डिवीजन। तो मार्केटिंग डिवीजन बहुत बड़ा डिवीजन है। इनका क्या काम रहता है ये सब अगर आपको जानना है तो मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि मार्केटिंग, पाइपलाइन और रिफाइनरी में क्या क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा। अब देखिए नेचुरल गैस, आई थिंक एक चीज़ आपको पता होगी, गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू शिफ्ट आवर इकोनॉमी फ्रॉम कोल बेस्ड टू गैस बेस्ड। तो गैस बेस्ड जो बोलते हैं उसमें गैस कौन सी होती है, दैट इज द नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का फ़ायदा ये है कि एडवांटेज ये है नेचुरल गैस का कि अपने इंडिया में 70% इसका प्रोडक्शन अपने इंडिया में होता है, 30% ओनली इंपोर्ट की जाती है। इवन इंडिया में अवेलेबिलिटी और ज़्यादा है, स्कोप और ज़्यादा है। इंडिया में ही ऐसा हो सकता है कि 100% डिमांड अपनी इंडिया से ही पूरी हो सकती है, बट क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत कम हैं इसलिए क्या होता है कि कोई भी कंपनी इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रही है। तो अभी इसमें देखो नेचुरल गैस से ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, CNG, PNG, LNG। कोई ये नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ
कंप्रेशन का है, कितना आपने इसको कंप्रेस किया। जैसे पीएनजी की बात करें जो आपके घरों में आती है, इसको बोलते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। तो इस नेचुरल गैस को थोड़ा कंप्रेस करते हैं, कितना रेंज मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि पीएनजी को कितने रेंज तक कंप्रेस किया जाता है, तो ये बन जाती है पीएनजी। लेकिन हाँ, कम ही करते हैं कंप्रेस, पीएनजी बन जाती है पाइप्ड नेचुरल गैस जो घरों में आती है। अगेन इसके बाद सीएनजी की बात करते हैं। सीएनजी इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, जो आपने देखा होगा कि ऑटो में आई थिंक अभी तो कारों में भी ओला उबर जो चलता है, मोस्टली कार्स जो होती हैं वो सीएनजी बेस्ड होती हैं, उनमें भी पड़ता है। अभी रिसेंटली सीएनजी ट्रक भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, ट्रक भी बेस्ड ऑन सीएनजी लॉन्च हुआ है। अब सीएनजी क्या होता है, इट इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को ही क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, वो सीएनजी बन जाती है। अब देखो नेक्स्ट इज एलएनजी। अब देखो एलएनजी कोई एक ऐसा फॉर्म नहीं है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओ। एलएनजी इज़ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस करने का रीज़न ये है कि सपोज़ हमें किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना है, जैसे अभी हम जो है कतर से करते हैं इंपोर्ट, तो अगर वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो बाया शिप आते हैं, तो अगर ये गैसियस फॉर्म में रहा तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी उसमें। तो इसलिए क्या करते हैं, जो सोर्स होता है जहाँ से इंपोर्ट करना है वहाँ पे क्या होगा, गैसिफिकेशन प्लांट होगा, वो क्या करेगा, नेचुरल गैस को इतना कंप्रेस करेगा सो दैट ये लिक्विड के फॉर्म में बन जाए। देन लिक्विड के फॉर्म में जब बन जाएगी देन उसको क्या करते हैं, टैंकर में स्टोर करते हैं, अगेन उसको यहाँ पे रिसीव करते हैं। तो रिसीव करने के बाद में क्या होता है, अपने अगेन यहाँ पे गैसिफाइंग प्लांट एक और होगा जिसमें क्या होगा, अगेन एलएनजी को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक्चुअली एलएनजी में जो नेचुरल गैस होती है इसका कॉम्पोजिशन मीथेन होना चाहिए, आइडियली इसमें 100% मीथेन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ C2C3 कंपाउंड आते हैं। C2C3 मतलब क्या होता है, C2 मतलब ईथेन और C3 मतलब प्रोपेन, ठीक है। तो क्या होता है कि एलएनजी मान लो सपोज हमने इंपोर्ट की कतर से, तो उसमें क्या होगा, C2C3 भी होगा, और हमें क्या चाहिए, जो एंड यूज़र है उसको सिर्फ और सिर्फ मीथेन देंगे तब भी चलेगा, उसको C2C3 से कुछ करना नहीं है। तो C2C3 आपका एक वेस्ट हो रहा है, तो क्या करते हैं, ONGC ने अपना एक प्लांट लगाया हुआ है, दैट इज ONGC दहेज प्लांट। वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल गैस जो ये एलएनजी आती है, एलएनजी से वो लोग क्या करते हैं, C2C3 निकालते हैं। ये एलएनजी जब आती है तो बहुत ज़्यादा ये माइनस में होता है इनका टेम्परेचर। तो वहाँ पे जैसे मैं गया हुआ वहाँ पे उस प्लांट में, तो क्या वहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी पंप्स, जितने भी कंप्रेसर्स हैं, ऑल आर सब जीरो टेम्परेचर, मतलब उनकी सरफेस के ऊपर आइसिंग हमेशा रहती है। तो उनका काम ही क्या होता है, उनको काम ये है कि भाई इस एलएनजी से उनको निकालना है C2C3 निकाल के देन अगेन C2C3 कुछ और काम में वो लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम LPG की बात करें तो उसमें क्या होता है, C3 होता है, C3 + C4 होता है, ठीक है, आई थिंक आप समझे होगे। नेक्स्ट है E&P एक्टिविटीज़। E&P क्या होता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इसमें IOCL का इतना डोमिनेंस नहीं है, इसमें डोमिनेंस इंडिया में 2 कंपनीज हैं जिनका है, दैट इज ONGC एंड सेकेंड वन इज ऑयल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स आपने देखा होगा कि भाई कुछ बिल्डिंग को डिमोलिश करना है या पहाड़ों को तोड़ना है रोड बनाने के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये एक्सप्लोजिव्स भी बनाते हैं। नेक्स्ट इनका जो है बिजनेस दैट इज क्रायोजेनिक कंटेनर्स जो होते हैं जिसमें लाइक सब जीरो टेम्परेचर पे किसी भी प्रोडक्ट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये क्या करते हैं, डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट वैक्यूम सुपर इंसुलेटेड क्रायोजेनिक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट वेसल्स। तो ये वेसल्स बनाते हैं विच आर क्रायोजेनिक कैपेबल। अब नेक्स्ट इनका आता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो लाइक कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो आपके पास अगर ऑप्शन है 2-3 कंपनी में आपका हो चुका है, ठीक है, तो आप इस बेस पे कंपनी को चूज़ मत कीजिए कि वो कितनी बड़ी कंपनी है या उसके लोकेशंस कहाँ पे, ये सब है। सबसे पहला फैक्टर जो ज्वाइन करने का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि जब तक कंपनी प्रॉफिट में तब तक एम्प्लॉयज़ प्रॉफिट में है। कंपनी लॉस में आना शुरू होगी देन एम्प्लॉयज़ विल बी इन लॉस। ऑफ कोर्स जो सैलरी होती है वो तो गवर्नमेंट ने जितनी डिसाइड कर रखी है वो मिलती है, लेकिन जो अदर फैसिलिटी जो होती हैं वो बेस्ड ऑन प्रॉफिट होती हैं। कंपनी प्रॉफिट में है तभी वो फैसिलिटीज़ रहेंगी, अगर लॉस में जाएगी तो आपकी फैसिलिटीज़ कट होती जाएंगी। खैर यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मैंने लास्ट 3 साल की दिखाई यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 19 में जो है इनका रिवेन्यू था दैट वाज मोर देन 6 लाख करोड़।
देन फाइनेंशियल ईयर 2020 में इट वॉज 5,66,000 करोड़। अब देखो 2020 को आप एक्सेप्शनल ईयर मान लो, क्योंकि इसमें क्या था, कोविड था, कोविड की वजह से कुछ आप रियल कंडीशन को जज नहीं कर सकते हो। देन अगेन 2021 में 5 लाख से ऊपर का इनका 5 लाख करोड़ से ऊपर का इनका रिवेन्यू था। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2019 में इनका था 16,894, देन 2020 में बहुत कम रहा, मैंने कहा ही आपको ये साल छोड़ दो आप। देन अगेन 2021 में 21,000 करोड़ से ऊपर था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप समझ सकते हो इट्स अ ह्यूज कंपनी। अब देखिए ये डाउन स्ट्रीम कंपनी का प्रॉफिट जो होता है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। देखो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ज़्यादा होंगे तो जो अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं लाइक ONGC, ऑयल इंडिया, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर कम होंगे तो क्या होता है कि जो डाउन स्ट्रीम कंपनी होती है उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो अभी इस टाइम से 3-4 महीने से क्या हो रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्रूड ऑयल के। तो आई थिंक 2022 में मे बी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ डिक्रीज हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि अब तक कुछ अपना दिमाग लगा के लोग बढ़ा सकते हैं उसको, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसका इंटरव्यू फेस करने वाले, जैसे अभी होने भी वाला है टेक्नीशियंस के लिए, तो कुछ चीज़ें आपको बताना चाहिए। दैट इज CMD कौन है, मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्य CMD हैं अभी IOCL के। IOCL की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 212 रैंक है। अब आप आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में किसी भी कंपनी का आना एक बहुत बड़ी बात है, और उसमें 212 रैंक ये और बड़ी बात है। खैर इससे कम भी रह चुकी है इंडियन ऑयल की इन पास्ट। नेक्स्ट इनको आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है इन 2019। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर जो है इंडियन ऑयल में दैट इज 51.5% है, और हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है कि हाउ टू गेट इनटू इंडियन ऑयल। एक इंजीनियर के लिए इट्स अ ड्रीम जॉब। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी इसमें हो गया था। तो मेरा इसमें एक्चुअली ONGC में होने के बाद हुआ था। अगर ONGC में होने से पहले होता तो मैं यहाँ पे होता, क्योंकि ONGC और इंडियन ऑयल में लगभग अब चॉइस ज़्यादा रहती नहीं है, दोनों सेम है। तो मेरा पहले ONGC में हुआ तो मैंने ONGC ज्वाइन कर लिया। मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे जिनका पहले इंडियन ऑयल में हुआ, बाद में हुआ ONGC में, बट वो लोग स्टिल जो है इंडियन ऑयल में ही हैं। तो ग्रेजुएशन वाले के लिए जिसके बाद डिग्री है उनके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है। आपको गेट का एग्ज़ाम निकालना है। देन अगेन गेट के एग्ज़ाम के जो मार्क्स आएगा, ये जो गेट स्कोर होगा, उसके बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन यू हैव टू फेस इंटरव्यू, GD, GT, उसके बाद में यू विल बी सेलेक्टेड। देन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए क्या होता है, वो अलग से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जैसे अभी जस्ट 1 महीने पहले ही निकाला है उन्होंने फॉर द इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। आई थिंक लास्ट डेट अभी नहीं हुई होगी। उसमें क्या होता है, वो लोग रिटन टेस्ट कराएंगे, जो आपका जैसे जो कोर्स सब्जेक्ट है आपका उसका, एंड प्लस कुछ एप्टीट्यूड भी होगा, और मे बी कुछ GS GK भी हो सकती है। देन उसके बाद में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के नाम पे क्या है, इस बार में जो ले रहे हैं वो SPPT बोल रहे हैं। SPPT फुल फॉर्म तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रही, लेकिन हाँ उसका मतलब ये है SPPT में कि आप जिस डिसिप्लिन से आपने डिप्लोमा किया है, तो वहाँ पे आपको SPPT में जो आपने जैसे डिप्लोमा में जो भी टूल्स यूज़ किए होंगे, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए होंगे, उनके बारे में आपसे पूछेंगे, वो आपको बताना है वहाँ पे। तो SPPT में ये होगा। तो आई थिंक हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, और अगर आपको इंडियन ऑयल के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी है तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं बता पाया तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं बता पाया तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंडियन ऑयल में एज इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से पूछ के आपको बताऊंगा। खैर आपका डाउट नहीं रहेगा, मैं कोशिश करूँगा पूरी कि मैं उसको बता पाऊँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।